दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण सम्मेलन और प्रोटोकॉल। तो जो पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन या प्रोटोकॉल हुए थे, तो विभिन्न-विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल उनका वर्ष यानी कि किस वर्ष में वे हुए थे और वो किस स्थान पर हुए थे और उनमें संबंधित क्या महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें शामिल की गई थी। तो आगे की लगभग 10 मिनट की क्लास में हम इन सभी पर्यावरण सम्मेलनों का एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं, जो आगे आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए आपके महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक जगह एक चार्ट बनाया गया है। इस चार्ट को अगर आप देखें तो इसमें सभी पर्यावरण और उनसे संबंधित वर्ष, किस वर्ष में वो हुए थे और किस स्थान पे हुए थे, उनके बारे में दिया गया है। तो पहला सम्मेलन जो लिया गया है, वो रामसर कन्वेंशन है। तो पर्यावरण से संबंधित बताया जाता है, जो पहला सम्मेलन हुआ था, वो रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर नामक स्थान पे हुआ था और ये रामसर नामक स्थान कहाँ पे है? ईरान में है। इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व के आर्द्र भूमियों की पहचान करना, तो आर्द्र भूमि से संबंधित ये सम्मेलन है। दूसरा सम्मेलन है स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन, स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था 1972 में और ये पर्यावरण से संबंधित प्रथम वैश्विक सम्मेलन माना जाता है। सीआईटीईएस जो कन्वेंशन हुआ था या सीआईटीईएस सम्मेलन जो हुआ था, वो 1973 में वाशिंगटन डीसी में हुआ था, यूएसए का, जो कि राजधानी शहर है। और ब्रुटलैंड रिपोर्ट आई थी 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, मॉन्ट्रियल यानी कि कनाडा में। और एडीआरआई जो है भारत में हुआ था, पटना में 1991 में। जैव विविधता संधि पर हस्ताक्षर किया गया था 1992 में, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है। और पृथ्वी सम्मेलन, जिसे हम रियो 20 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, या रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। एक्चुअली रियो 20 सम्मेलन जो था, वो इसके 20 साल के बाद आया था, तो उसे रियो 20 सम्मेलन कहते हैं। ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में क्योटो यानी कि जापान शहर में हुआ था, जापान के क्योटो में हुआ था। और कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है, ये सन 2000 में हुआ था, मॉन्ट्रियल में, जो कि कनाडा में है। और एक जिनेवा प्रोटोकॉल आया था 1925 में। तो चलिए हम आगे इन सभी प्रोटोकॉल या इन सभी सम्मेलनों को एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो सबसे प्रमुख है, आप देखेंगे जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 में होता है। 1925 के पहले आप जानते होंगे कि 1914 से लेकर 1917 तक या 1919 तक कह सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और इस प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होते-होते अनेक देश अपने आप को जिताने के लिए अनेक प्रकार के रासायनिक हथियारों या जैविक हथियारों का प्रयोग करने लग गए थे। तो जिनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है और इस संधि पर सभी देश समझौता करते हैं या हस्ताक्षर करते हैं कि अब युद्ध में रासायनिक और जैविक हथियारों का प्रयोग या उपयोग नहीं किया जाएगा, यानी कि जैनिक जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। विशेष जानकारी इसमें अब जो दी जाती है कि इसका उद्देश्य जो था, वो मानवता की रक्षा करना, चूंकि जैविक हथियार या रासायनिक हथियार मानवता के खिलाफ है और अमानवीय हथियारों के विकास, भंडार और उपयोग को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। याद रखेंगे, जिनेवा प्रोटोकॉल जो हुआ था वो 1925 में हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण कन्वेंशन आता है 1971 का, रामसर कन्वेंशन। रामसर साइट घोषित किया जाता है इसी कन्वेंशन के अंतर्गत, या आर्द्र भूमि या नम भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये हुआ है 2 फरवरी 1971 को, कहाँ पे? रामसर यानी कि ईरान में। ईरान का एक शहर है रामसर, जिस जहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था, इसी के नाम पर रामसर सम्मेलन रख दिया गया है। ये लागू होता है 1975 में और इसी को रामसर साइट या रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और इस रामसर सम्मेलन का मेन उद्देश्य है कि विश्व के सभी स्थानों पर जहां आर्द्र भूमियां हैं या जहां पे वेटलैंड है या नम भूमि है, इसी को हम नम भूमि भी कह सकते हैं। तो नम भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए योजना बनाना है, यानी कि जहां भी आर्द्र भूमियां हैं, आर्द्र भूमियां क्या होती हैं? जैव विविधता के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती हैं, क्योंकि वहाँ पे आप जानते हैं जल भी है, मृदा भी है, वायु भी है और सूर्य का प्रकाश भी है। जैव विविधता के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है, इसलिए इनका विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण करना अति आवश्यक है। तो भारत में अगर देखा जाए, 1982 में भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था और वर्तमान में भारत में 99 रामसर स्थल घोषित हैं, जिसमें से 99वां रामसर स्थल जो है वो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है। तो ये तो रही रामसर स्थल के बारे में, हम एक शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं।
दूसरा देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन जो था वो वैश्विक पर्यावरण का उद्देश्य था। स्टॉकहोम सम्मेलन कब होता है? 5 जून 1972 को होता है। स्टॉकहोम कहाँ था? तो स्वीडन। स्वीडन यूनाइटेड स्टेट द्वारा आयोजित किया गया था। स्वीडन में स्टॉकहोम सम्मेलन यूएसए के द्वारा आयोजित किया गया। इसका प्रमुख परिणाम क्या आता है? तो इसके प्रमुख परिणामों में 3 परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा परिणाम यूएनईपी। यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यानी कि पूरे विश्व में एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण से संबंधित प्रोग्राम बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संघ जिम्मेदार है। ये प्रोग्राम बनाता है पूरे विश्व में। तो इसके संबंध में इसमें के अंतर्गत क्या-क्या बातें हैं वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ हम शार्ट रिवीजन कर रहे हैं तो बस इसको देखते हैं कि 5 जून को चूंकि स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था इसीलिए 5 जून को विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि 2026 में जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, उसकी थीम क्या है? आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। 2026 का थीम क्या है? ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन 26 सिद्धांत जारी किए गए थे इसमें। इंदिरा गांधी जी ने स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में एक बात कही थी, पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट पॉल्यूटर यानी कि गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक है। तो गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक है। उस समय के लिए ठीक था, लेकिन अभी तो है नहीं। सीआईटीईएस यानी कि वन्य जीवों की रक्षा। सीआईटीईएस कन्वेंशन जो हुआ था, सम्मेलन जो हुआ था, इसका मेन उद्देश्य था वन्य जीवों की रक्षा करना। ये कब होता है? इसकी पहली बैठक 3 मार्च 1973 वाशिंगटन डीसी में होती है, जो कि यूएसए की राजधानी है। लागू होता है 1975 में, 1 जुलाई 1975। इसका मुख्य लक्ष्य जो था वो था संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियमित या प्रतिबंधित करना। यानी कि कोई ऐसी प्रजाति या जीव जो संकटग्रस्त है, जो विलुप्त होने के कगार पे है। जैसे हाथियों को मार दिया जाता था उनके दांत के लिए, गैंडों को मार दिया जाता है उनके सींग के लिए। तो ऐसे में इन सभी जानवरों की संरक्षा या रक्षा करने के लिए एक वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए एक कन्वेंशन हुआ था वाशिंगटन डीसी में, जिसका नाम है सीआईटीईएस। जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और ये सरकारों के बीच एक सहमति है, समझौता है, बाध्यकारी नहीं है, केवल एक समझौता है। ब्रुटलैंड रिपोर्ट अगला है 1987 और सतत विकास यहीं से शुरू होता है। तो कई बार पूछा जाता है कि जो ये सतत विकास है, इसका जन्म कहाँ से हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था ब्रुटलैंड रिपोर्ट में। 1987 में ये रिपोर्ट जारी किया गया था। इसके अध्यक्ष ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड थे और इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया ब्रुटलैंड रिपोर्ट। ठीक है। आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से ये रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें सतत विकास की अवधारणा का जन्म हुआ था। सतत विकास क्या है? सतत विकास है ऐसा विकास जो वर्तमान की पीढ़ी की जरूरत को पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता को नुकसान ना पहुंचाए। कहने का मतलब यह है कि जो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया है, हम उन प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से दोहन करें कि या इस प्रकार से उपयोग करें, अंधाधुंध दोहन ना करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बाल बच्चों के लिए भी ये प्राकृतिक संसाधन बचे रह जाए। यहाँ देखते हैं तो एक चीज आप देखेंगे, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी रखा गया है। इसके पहले एक एमडीजी आया था, एमडीजी। तो एमडीजी जो है वो आया था 2000 में और इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था 2015 में, लेकिन 2015 में ये समाप्त हो चुका है। फिर 2015 में इसका समाप्त होते ही एक दूसरा लक्ष्य आता है जिसे हम एसडीजी कहते हैं। इसका नाम है सतत विकास लक्ष्य। और एसडीजी 2015 में यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा अपनाया गया। एजेंडा 2030 के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें 17 लक्ष्य रखे गए थे और इन 17 लक्ष्यों को लागू किया गया 1 जनवरी 2016 से। और इसका टारगेट जो रखा गया, जो अंत लक्ष्य रखा गया है पूरा करने का, तो पूरा कब किया जाएगा? तो पूरा करने का लक्ष्य जो है वो 2030 रखा गया था, इसीलिए इसे एजेंडा 30 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 17 लक्ष्य आपको जरूर याद होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आप देखेंगे 1987 में 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। यहाँ पे आप एक ट्रिक बना सकते हैं, ट्रिक है माओ। माओ का मतलब क्या होगा? माओ का मतलब होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मा से हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए जाना जाता है? ओ से ओजोन के लिए जाना जाता है। तो ये ओजोन क्षरण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जाना जाता है। ओजोन परत को सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो सीएफसी गैस से होता है।
तो ओजोन क्षरण को नुकसान करने वाली जितनी गैसें हैं, उन हानिकारक गैसों का कंट्रोल करने के लिए, उन हानिकारक गैसों को नियंत्रित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, जिसकी वजह से ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ओजोन है क्या? तो ये पृथ्वी के ऊपर समताप मंडल में ओजोन गैसों का एक आवरण होता है, जिसे हम ओजोन लेयर या ओजोन परत कहते हैं। ये क्या करता है? तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को, पराबैंगनी किरणों को हमारे पृथ्वी पर आने नहीं देता है। तो ये जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो हमारे लिए अनुपयोगी हैं या खतरनाक है, इन किरणों को क्या करता है? ये अंतरिक्ष में परिवर्तित कर देता है। ठीक, तो इसीलिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसका लक्ष्य जो है ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन, विशेषकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपयोग को पूरी तरह से समाप्त कर देना है, ताकि ओजोन परत का नुकसान न होने पाए। 16 सितंबर को इसी उपलक्ष्य में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रोटोकॉल या अगला जो कन्वेंशन है, वो आप देखेंगे ADRI, यानी कि एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1991 में की जाती है। ये कहाँ पे की जाती है? भारत के बिहार राज्य के पटना में की जाती है 1991 में। इसका मुख्य उद्देश्य जो था ई कचरा, ई कचरा का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक कचरा या इलेक्ट्रॉनिक कचरा। जैसे हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल के प्रबंधन से निकलने वाले ई वेस्ट जो होते हैं, वो ई कचरे के रूप में आते हैं। कंप्यूटर से निकलने वाले ई वेस्ट हो गए, या फिर अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों से निकलने वाले जो वेस्ट होते हैं, जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो यूज करने के बाद बचते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया, मोबाइल का ग्लास लगवाया और जो पुराना ग्लास था उसको फेंक दिया। वो पुराना ग्लास क्या होता, वो ई कचरा के रूप में आता। अब ये ई कचरा जाके बाद में पोल्यूशन करता है। इसीलिए इस ई कचरे का प्रबंधन करने के लिए 1991 में भारत में एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जिसे ADRI कहते हैं। ठीक है, रिसर्च किया गया पर्यावरण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास करने के लिए, विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया गया था। देखिए, कुछ सम्मेलन है, जैसे पृथ्वी सम्मेलन, बहुत बड़ा सम्मेलन है पृथ्वी सम्मेलन, मेगा समिट कहा जाता है। ये एक ऐसा सम्मेलन था, सबसे पहला, जहां पे पृथ्वी के बहुत ढेर सारे देश एक साथ शामिल होते हैं, इसीलिए इसका नाम आता है पृथ्वी सम्मेलन। कब होता है? 1992 में। इंपॉर्टेंट है, ब्राजील, ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो नामक स्थान पे 1992 में, जून 1992 में, ये कन्वेंशन हुआ था, जिसमें पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर वैश्विक चर्चा की गई थी। सतत विकास के लिए एक वैश्विक योजना बनाया गया था। आप जानते हैं सतत विकास की अवधारणा जो आती है वो 1987 में आती है, लेकिन इसके लिए जो एक विकास विकसित योजना बनाया गया था, वो कब बनाया गया था? 1992 में। इसी योजना के तहत एजेंडा 21 बनाया गया था, और इसे एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। 21 योजनाएं बनाई गई थी। भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर पृथ्वी का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, या प्रमुख मोटो था। फिर अगला देखते हैं जैव विविधता संधि, यानी कि CBD। ये क्या है CBD? जो रियो डी सम्मेलन हुआ था, इस रियो डी सम्मेलन के तहत ही जो है जैव विविधता सम्मेलन लागू किया गया। ये जैव विविधता सम्मेलन क्या है? तो भारत ने जैव विविधता सम्मेलन पे 1992 में हस्ताक्षर किया और 1994 में लागू किया। नाम से पता चल रहा, जैव विविधता, यानी कि जहां पे जीवों की विविधता अधिक हो, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हो, उनका हमें क्या करना है? संरक्षण करना है। तो इसी को कहते हैं CBD, जैव विविधता संधि। देखिए, संरक्षण क्या है? जैव विविधता का संरक्षण करना इसका प्रमुख उद्देश्य। सतत उपयोग करना, यानी कि जैव संसाधनों का सतत उपयोग करना है, जो भी है उसका आराम से सतत रूप से उपयोग करें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचे रह जाए। न्यायपूर्ण वितरण करें, यानी कि संसाधनों से मिलने वाले लाभों का न्यायपूर्ण वितरण करो। ऐसा नहीं है कि अगर आप अमीर हैं तो आप ज्यादा ऑक्सीजन ले लें और गरीबों को ऑक्सीजन ही ना मिलने पाए। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, न्यायपूर्ण रूप से वितरण करना है। इसका लाभ जो होता है, बेनिफिट इससे मिलता है, पारिस्थितिकी संतुलन बढ़ेगा, भोजन और औषधि का स्रोत बढ़ेगा, और आर्थिक विकास एक सामरिक विकास होगा या समरूप से विकास होगा। अगला प्रोटोकॉल जो आता है वो है क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान के क्योटो शहर में 1997 में ये प्रोटोकॉल हुआ था। आप लोग वर्तमान में देख रहे हैं वैश्विक तापन की स्थिति बढ़ रही है, और ये वैश्विक तापन की स्थिति बढ़ाने के लिए एक जिम्मेदार होती है ग्रीन हाउस गैसें। और इन ग्रीन हाउस
गैसों का पहचान जो किया गया था वो क्योटो प्रोटोकॉल में किया गया था, जिसमें 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों को चिन्हित किया गया है। यहाँ आप देखें 6 प्रमुख हैं और भी अनेक ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ये 1997 में होता है ग्लोबल वार्मिंग से जंग लड़ने के लिए, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। यहाँ देख रहे कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, कि ग्रीन हाउस गैसों में भी सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए औद्योगिक देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब आपसे याद करना होगा कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं और उनका क्रम क्या है। तो ये तो आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक है कि कमाना है क्या ओजोन से। तो कमाना है क्या ओजोन से, ये ट्रिक हो गया ग्रीन हाउस गैसों की। कहां से हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा होती है नंबर 1 पे। दूसरे पे मेथेन आ जाएगा, दूसरे पे मेथेन CH4, ये दूसरे नंबर पे है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा तीसरे नंबर पे। उसके बाद आपसे नंबरिंग नहीं पूछेगा, ठीक है। ये क्रम है, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आएगा HFC। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है CFC। उसके बाद ओजोन आता है O3। ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसमें ऑक्सीजन नहीं शामिल है, नाइट्रोजन नहीं शामिल है, इस बात को ध्यान रखिए। अगला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो आता है 2000 में। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है 29 जनवरी 2000 को आया मॉन्ट्रियल के, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। यह जैव विविधता संधि के अंतर्गत आता है, यानी कि जो जैव विविधता संधि हुई थी CBD कब हुई थी? 1992 में हुई थी। और भारत इस पे हस्ताक्षर 1992 में करता है, लेकिन लागू 1994 में करता है। फिर इसके सितंबर 2003 में ये लागू किया गया कार्टाजेना प्रोटोकॉल। भारत इसका सदस्य बनता है 2003 में, यानी कि 23 जनवरी 2003 में बनता है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सुरक्षित उपयोग, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी से बने जीवित परिवर्तित जीवों का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करना। दूसरा उद्देश्य है AIA प्रणाली, यानी कि देशों को आयात निर्यात, यानी कि एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग से पहले पूर्व सूचना प्रदान करना, इसके देने की व्यवस्था करना है। AIA प्रणाली और सुरक्षित उपयोग, ये दोनों कार्टाजेना प्रोटोकॉल के मुख्य उद्देश्य थे। यहाँ अब एक अंतिम मूल्यांकन हम लोग करते हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमने बात की थी रामसर स्थल के बारे में, जो कोई होता है 1971 में। इसका संबंध है आर्द्र भूमि या नम भूमि या वेटलैंड के बारे में। तो आप एक कमेंट करना कि भारत में इस समय नम भूमि की संख्या कितनी है और सबसे लेटेस्ट नम भूमि कौन सी है और किस राज्य में है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। CITES 1973 में होता, संकटग्रस्त प्रजातियों के बचाने के लिए संकटग्रस्त प्रजातियों की एक सूची रखी जाती है, जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। तो रेड डाटा बुक में क्या होता है? संकटग्रस्त ग्रस्त प्रजातियों की सूची है। दूसरा जैव विविधता देखेंगे 1992 में CBD होता है, जैव विविधता सम्मेलन। ये किसके अंतर्गत होता है? ये पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत होता है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 में होता है, बायोसेफ्टी के लिए ये बनाया गया है। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल में, अभी अभी आपने पढ़ रखा है। आगे वायुमंडल और जलवायु से संबंधित कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। दोनों याद रखेंगे, का से क्योटो है और का से कार्बन उत्सर्जन है। ये आप याद कर सकते हैं, कार्बन उत्सर्जन या फिर ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैस ये किससे है? कार्बन उत्सर्जन या क्योटो से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को मैंने कहा माओ याद कर लीजिएगा। माओ का मतलब हो जाएगा मा से मॉन्ट्रियल, ओ से ओजोन। ओजोन क्षरण के संबंध में था मॉन्ट्रियल 1987 में, और क्योटो जो था 1997 में, जापान के क्योटो शहर में। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ऐसे ही देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन जो आता है 1972 में, वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए, यानी UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसी समय लागू किया जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन। US के द्वारा स्टॉकहोम में किया जाता है, स्वीडन के स्टॉकहोम में। आगे ब्रुटलैंड, ब्रुटलैंड जो आता है वो सतत विकास की अवधारणा लेके आता है। ब्रुटलैंड एक्चुअली एक रिपोर्ट था, जिस रिपोर्ट को जारी करते एक विद्वान थे जिसका नाम ब्रुटलैंड है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया ब्रुटलैंड रिपोर्ट। आगे पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जैविक वैश्विक योजना बनाई गई। इसे एजेंडा 21 आता है, जो सतत विकास को लागू करने के लिए 21 योजनाएं बताता है। ये कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसीलिए इसको रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के नाम से भी
जाना जाता है। ये अभी आगे पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे जिनेवा प्रोटोकॉल आप देखते हैं सबसे पहला हुआ था 1925 में, रासायनिक और जैविक हथियारों को कंट्रोल करने के लिए था। और एडीआरआई ई कचरा और रिसर्च के प्रबंधन के लिए है। ये कहाँ पे था? ये पटना में एक इंस्टीट्यूट बनाया जाता है जो ई कचरा और रिसर्च को प्रबंधन करने के लिए था। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? छोटी सी क्लास और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली क्लास थी। तो आप इस क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर ऐसी और क्लासेस चाहिए आपको, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि प्रत्येक टॉपिक पर हम ऐसे ही छोटी-छोटी क्लास लेके आते हैं और आपका रिवीज़न करवाते रहेंगे। तो एक बार चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अगर लाइक करते हैं, तो और बढ़िया होता है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।